Hello dear learners of class 12 English literature. Greetings, this is M. Rahman and you are attending RAC classes of English language. We welcome you to our lecture number 1 based on poem number 3, that is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, that is taken from the NCERT class 12 English textbook Flamingo. Students, in this Hindi version lecture you will come to know in detail about the poem Keeping Quiet, and there will be a line by line explanation in Hindi. Now let's begin. कीपिंग क्वाइट पोएम पैब्लो नेरूडा ने 1904 में लिखी और ये 1973 में एक्सपायर हो गए। उनका जो पेन नेम था वो नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बेसोल्टो था। अब ये पेन नेम क्या होता है? ये पेन नेम वह नेम होता है जिस नाम से कोई भी पोएट अपनी पोएट्री करता है या कोई भी कवि अपनी पोएम लिखता है। इनका जो नाम है पेन नेम वो बहुत छोटा सा है और बहुत आसान है, पैब्लो नेरूडा, जबकि इनका जो रियल नेम है वह है नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बेसोल्टो। तो ये आपको नेम याद कर लेना है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। और अब नए पैटर्न जो कि यूपी बोर्ड में लागू हुआ है एनसीईआरटी की बेस पर, तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जगह अब एक्सट्रैक्ट्स आने हैं और इन एक्सट्रैक्ट्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आप सीन पैसेज, एक्सट्रैक्ट्स या कॉम्प्रीहेंशन कह सकते हैं। तो हमें पोएम एक नॉलेज इस तरह से लेनी है पोएम की कि हम हर सवाल का जवाब दे सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में। नेरूडा की जो पोएम होती हैं वो बहुत ही इजीली अंडरस्टूड होती हैं, इजीली समझ में आ जाती हैं। वो एक इमेज क्रिएट करते हैं और बहुत ही सादगी के साथ अपनी बात को कह देते हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए मिला और स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए उसी पर्सन को मिलता है जो सोसाइटी को जोड़ने की बात करता है, जो साहित्य और लिटरेचर के जरिए के माध्यम से समाज को जोड़ता है। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस पोएम में जो पैब्लो नेरूडा हैं वह अपने अंदर चिंतन करने पर जोर देते हैं। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स, इज अ थिंकिंग that makes us realize what we are going to do, what we are doing and what will be the impact and results of it। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे किसी भी काम को करने का दूसरे पर क्या असर पड़ेगा, और अगर हम दूरदर्शिता से सोचें तो जो भी आज हम काम कर रहे हैं आने वाले समय पर इसका क्या असर पड़ना है, यह सारा प्रभाव हमारी दूरदर्शिता को जाहिर करने वाला होता है। और पैब्लो नेरूडा इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो भी हम आज कर रहे हैं उसको इंट्रोस्पेक्ट करें। तो ये जो इंट्रोस्पेक्ट नाम का यहाँ पर वर्ड आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये वर्ड याद कर लेना है। तो पैब्लो नेरूडा नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने जो भी हम कर्म कर रहे हैं पर हम ध्यान दें कि इसके असर कहाँ कहाँ जाते हैं और इसके रिजल्ट्स क्या क्या आने वाले हैं, इस पर पैब्लो नेरूडा बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और कीपिंग क्वाइट पूरी तरह से इसी मुद्दे पर आधारित पोएम है, तो हम इसको थीम भी कह सकते हैं। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि इस बात को हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएं, आपस में बैठ करके एक दूसरे को समझने वाली बात बनाएं अमंग ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए आपस में। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि हम सब आपस में बैठें, सोचें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें कि आजकल जो हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हमारे तौर तरीके हैं, क्या वह हमें लाइफ में आगे सर्वाइवल देने वाले हैं या डिस्ट्रक्शन देने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं या आबाद करने वाले हैं। तो इस पूरी सोच को मद्देनजर रखते हुए ये पोएम आगे चलती है जिसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट। इस पोएम में पोएट कहते हैं कि आज की जो जिंदगी है वो बहुत ही हरीड एंड वरीड है, बहुत जल्दबाजी वाली है, हर आदमी जल्दबाजी में है, चारों तरफ डिसऑर्डर मचा हुआ है जिसको हम इंग्लिश में केओस कह सकते हैं, और ट्रबल फैली हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपनी जिंदगी को सर्वाइवल दे सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर शांति स्थापित कर सकते हैं, इस सब के लिए थोड़ी देर ठहर जाना और अपने कर्मों पर गौर करना, जिसे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, बहुत जरूरी है। स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी। साथ साथ पोएट ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जब हम खाली हाथ होकर बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है
कि जिंदगी का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना है, बल्कि उन नेगेटिव एक्टिविटीज को स्टॉप कर देना है जिससे हमारी जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। आइए शुरू करते हैं स्टैंजा 1 से। आपको ये धीमे धीमे समझ में आता जाएगा कि पोएट क्या कहते हैं। स्टैंजा नंबर 2 में पोएट कहते हैं, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, और ये जो मोमेंट होगा ये बहुत ही शानदार मोमेंट होगा। अब यहाँ पर एग्जॉटिक का मतलब है कुछ नया, एग्जॉटिक का मतलब है अमेजिंग, एग्जॉटिक का मतलब है अनयूजुअल और एंटाइसिंग, ENTICING, एंटाइसिंग, मोहक, फॉरेन, यानी जिसको हमने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। तो ये मोमेंट कब आएगा? मोमेंट मीन्स लम्हा, क्षण, टाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ? इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि किस मोमेंट की पोएट बात कर रहे हैं? तो पोएट बात कर रहे हैं उस मोमेंट की जिसमें हम बिल्कुल स्टिल हों, जिसमें हम बात ना कर रहे हों और जिसमें हम किसी एक्टिविटी में एंगेज ना हों। विदाउट रश, कोई जल्दबाजी ना हो। विदाउट एंजिन्स, तो यहाँ पर जो एंजिन्स कहा गया है वो मशीन्स को कहा गया है, डिवाइसेस को कहा गया है, एक्टिविटीज को कहा गया है और माइंड के यूजेस को कहा गया है। हम कोई भी एक्टिविटी ना करें, हम कोई भी गतिविधि ना करें। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और इस तरह से हम एक साथ हो जाएंगे। इन आ सडन स्ट्रेंजनेस, और जब हम इस तरह से शांत होकर के और बिना किसी एक्टिविटी के होंगे तो हम अचानक से अपने सब लोगों के बीच में अजनबीपन महसूस करेंगे। यह बात बड़ी अजीब सी लगती है। इस बात को समझने के लिए एक अभी रिसेंट की सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं। अभी जब कोरोना एपिडेमिक फैला, कोरोना पैंडेमिक फैला, तो कोरोना पैंडेमिक फैलने पर क्या हुआ? आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन होने पर क्या हुआ कि वे सारी एक्टिविटीज जो कभी इमेजिन नहीं की जानी थी, वे इस पोएम के आधार पर, मुझे तो ऐसा ही लगता है, वे सब बंद हो गई। और अचानक से क्या हुआ कि लोगों के पास इतना खाली समय आया कि उनको अपने एक्टिविटीज पर इंट्रोस्पेक्ट करने का समय मिला। तो अगर आप रिलेट करें तो एक अलग ही तरह का समय जो नेवर बिफोर कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया था, नोबडी हैज एक्सपीरियंस एवर, कभी सामने नहीं आया था। तो ये हुआ एग्जॉटिक मोमेंट। कोई रश नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई ट्रेन्स नहीं थी, कोई गाड़ियां नहीं थी, शॉप्स पर जाने का, ऑफिस जाने का कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई इंजिन्स नहीं चल रहे थे, कोई कारखाने नहीं चल रहे थे, और सिर्फ एक ही बात थी, कम्युनिकेशन के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू सब लोग ऑल टुगेदर साथ थे। इन आ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक सडन स्ट्रेंजनेस थी। ये सडन स्ट्रेंजनेस क्या है? अगर हम सोसाइटी की बात करें तो आमतौर से क्या होता है कि हम रोजाना ऑफिस की जल्दी में, अपने काम की जल्दी में, प्रोग्रेस की जल्दी में, रिजल्ट्स की जल्दी में, स्टडीज की जल्दी में, हमें बिल्कुल ये नहीं पता होता कि हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है, किसको पेन है, किसकी क्या जरूरत है, किसको क्या करना है, किसके साथ कैसे तसल्ली की बात करनी है। एवरीबडी सीम्स हरीड एंड वरीड। अब क्या हुआ? उस कोरोना पीरियड में सब कुछ ठहर गया, और फिर लोगों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा तो उनके पास सोचने के लिए इतना समय आया कि ये कहाँ थे, ये कैसे रहते हैं, ये कैसे सोचते हैं, इनकी क्या समस्या है, उस घर में क्या हो रहा है, उस कंट्री के लोगों का क्या हाल है। तो हमने पाया कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें बड़ी अजीब लगी, यानी अजीब वो वास्तव में थी नहीं, हमारा ध्यान अब तक उनके ऊपर नहीं था, इसलिए वो हमें अजीब लगी। तो एक सडन स्ट्रेंजनेस क्रिएट होगी जब हम टुगेदर आएंगे। टुगेदर कब आएंगे? जब हम काम को रोकेंगे। काम को कब रोकेंगे? जब हम स्टिल होंगे, कोई भाषा किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, और थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल काम करना बंद करेंगे, हम बिल्कुल बात करना बंद करेंगे। तो इस सेकंड स्टैंजा जो कि 4 लाइंस बेस्ड है, मैं कहा गया कि ये एक बहुत ही अजीब और जो है अद्भुत क्षण होगा, जिसमें ना कोई जल्दबाजी होगी, जिसमें ना ही कोई एक्टिविटी होगी। एंजिन्स को आप बहुत सारे वर्ड्स में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स और सेंसेस में यूज कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस नहीं चल रही होगी, कोई मशीन ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, और हम सब साथ बैठ जाए। जब कोई काम नहीं करेंगे तो सब साथ बैठेंगे, और साथ बैठेंगे तो एक सडन स्ट्रेंजनेस होगी। चूंकि हम वो काम पहले नहीं करते थे, बैठने का, एक दूसरे को समझने का, तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो ये फीलिंग आएगी, ये नेचुरल है।
अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, नेम द पोएम एंड द पोएट, तो आपको पता है द पोएट इज पेब्लो नेरुदा। आप चाहें तो पेब्लो नेरुदा से अलग रिकार्डो रोएस बेसोल्टो भी यहाँ से आप लर्न करके लिख सकते हैं। ये आपको एक बार लर्न कर लेना है। आपसे पूछा जा सकता है राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, तो आप लिखेंगे कीपिंग क्वाइट इज द पोएम। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट इट विल बी, तो दिस मोमेंट विल बी वेरी एक्सोटिक एंड वेरी स्ट्रेंज। तो एक्सोटिक ज्यादा प्रॉपर इसका आंसर होगा। व्हाट विल हैपन इफ देर इज नो रश और रनिंग ऑफ इंजिन्स, अगर इंजिन्स चलने बंद हो जाएं, अगर रश होना बंद हो जाए तो किस तरह की बात होगी। तो जो आपका आंसर होगा देर विल बी पीस ऑल अराउंड, जो कि आपने पिछले स्टैंजा से लर्न किया है। चारों तरफ पीस होगी ऑल टुगेदर, और हम सब साथ होंगे और हम अपने बारे में सोच पाएंगे। अपने बारे में सोच पाएंगे वाली बात पहले स्टैंजा से आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप कहेंगे कि हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे और हम सब साथ बैठ पाएंगे। एक अगला क्वेश्चन हो सकता है इन्हीं 4 लाइन्स से, हाउ वुड ऑल ऑफ अस फील एट दैट टाइम, उस टाइम हम कैसा महसूस करेंगे। देन वील फील एक्सट्रीमली स्ट्रेंज, हम बड़ा ही अजीब महसूस करेंगे। कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे एंटाइसिंग, ठीक है, मशीन्स, एट वंस, तो इनके वर्ड्स अगर हम कहें कि आप स्टैंजा से दीजिए, कई बार ऐसा होता है कि अपने पास से दीजिए। तो अगर मशीन्स आ जाए तो इंजिन्स आ जाएगा, इंजिन्स आपसे पूछा जाए तो आप मशीन्स लिख देंगे, ठीक है। एक्सोटिक आ जाए तो फॉरेन आ सकता है, फॉरेन मीन्स विदेशी या कुछ ऐसी जगह का जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, अनएक्सपीरियंस या बियॉन्ड एक्सपीरियंस। तो इस तरह से रश मीन्स हरीड एंड वरीड लाइफ। तो ये वर्ड्स आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अब इसके साथ यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं कि इस स्टैंजा के अंदर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। तो रेपिटिशन, रेपिटिशन क्या फिगर ऑफ स्पीच है। रेपिटिशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी फाइंड द सेम वर्ड्स इन द सेम लाइन। जब आपको एक ही वर्ड एक से ज्यादा बार मिले तो वहां पर रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, रेपिटिशन पोएटिक डिवाइस होता है। जैसे कि विदाउट रश और विदाउट एंजिन्स, तो यहाँ विदाउट विदाउट 2 बार आया है। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो एनाफोरा था वह कुछ रेपिटिशन से मिलता है, ऑफ कोर्स, लेकिन एक डिफरेंस है। एनाफोरा में वर्ड्स तो एक जैसे आते हैं, रिपीट भी होते हैं, लेकिन डिफरेंट लाइंस की केवल बिगिनिंग में। लेकिन रेपिटिशन में एक ही लाइन में 2 बार वर्ड्स आते हैं, बिगिनिंग में हो, मिड में हो, लास्ट में हो, वह एक से ज्यादा बार आते हैं। तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है। एलिट्रेशन मतलब जब किसी कॉन्सोनेंट की जो आवृत्ति है, जो रेपिटिशन है, वो वन आफ्टर अनदर एक से ज्यादा बार हो। तो हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर की बात कर रहे हैं, वर्ड की नहीं। तो WW यहाँ पर पूरे वर्ड्स थे, यहाँ पर वर्ड्स थे, तो वर्ड्स की वजह से रेपिटिशन, और लेटर की वजह से WW की वजह से जबकि वर्ड्स अलग अलग है तो वहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसके बाद हम चलते हैं स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। तो स्टैंजा नंबर 3 की स्टडी में हम आपको बताएं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो यहाँ पर स्टैंजा 3 में पोएट कहते हैं कि जो फिशरमैन हैं कोल्ड सी में, कोल्ड रीजन ऑफ वाटर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वह वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, हर्ट नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वह आदमी जो, वह मजदूर जो सॉल्ट गैदर करते हैं समुद्रों के किनारे, वुड लुक एट हर्ट हैंड्स, उनको इतना समय मिलेगा कि वह अपने जख्मी हाथों को अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी बात क्या कहना चाहते हैं पोएट। यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो फिशरमैन हैं, यहाँ पर फिशरमैन का एग्जाम्पल पोएट ने एट रैंडम ले लिया है, कोई विशेष उनका पर्पज नहीं है। वो यहाँ पर उन्होंने ये कहना चाहा है कि वे लोग जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते, वह अपनी एक्टिविटी को चिंतन कर पाएंगे, उसको इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे कि उनके करनी से कितना नुकसान हो रहा है। तो वह फिशरमैन या वह पोचर्स जो इलीगल हंटिंग कर रहे हैं, जो व्हेल्स को मार रहे हैं, तो उनको ये पता चल जाएगा कि उनकी इस एक्टिविटी से कितना नुकसान जो प्राकृतिक जीवन है उसको हो रहा है। इट मीन्स जब ये लोग अपना काम रोकेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि क्या गलत ये कर रहे हैं, और उनकी एक्टिविटी से जो हमारी जो प्रजातियां हैं
वह लुप्त हो रही हैं, तो वह उसके ऊपर सोच पाएंगे। और गैदरिंग सॉल्ट, जो सॉल्ट गैदरर्स हैं उनके बारे में कहा कि ये लोग जो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए एक अति तक मेहनत कर रहे हैं, अपने शरीर को भी नष्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा राहत का समय मिल जाएगा और वह सॉल्ट गैदर करने में जो उनकी स्किन जो हर्ट हो जाती है, जो उनके हाथ और पैर खराब हो जाते हैं, वह उनको अच्छे से रिकवर कर पाएंगे, वह उन पर ध्यान दे पाएंगे। वह अपने जीवन यापन के लिए बिल्कुल इतना भी नहीं सोच पाते कि उनको कितना रेस्ट करना चाहिए, उनको कितना लीजर चाहिए, वह काम में लगे रहते हैं। तो इस तरह से उनको अपने जीवन के बारे में सोचने का बहुत ज्यादा समय मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इस स्टैंजा नंबर 3 में पोएट ने ये रियलाइज कराया कि कीपिंग क्वाइट होने पर और स्टिल होने पर अगर हम अपने से बाहर जाएं तो दुनिया में सब लोग अपने अपने काम को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और इंडिविजुअली हर व्यक्ति जब इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो नेगेटिव एक्टिविटीज रुक जाएंगी। तो अब आइए देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। व्हाट डू द फिशरमैन डू इन द कोल्ड सी? बहुत इजी आंसर होगा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी हर्ट वेल्स, और आप कह सकते हैं कि दे किल वेल्स, वे वेल्स को मारते हैं। व्हाट शुड द फिशरमैन नॉट डू? तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, फिशरमैन को क्या नहीं करना चाहिए? द फिशरमैन शुड नॉट हार्म वेल्स। व्हाट हैज हैपन टू द मैन गैदरिंग सॉल्ट? जो मैन सॉल्ट गैदर करते हैं उनको क्या हुआ है? तो हम कहेंगे द मैन हु गैदर सॉल्ट आर हर्ट एंड दे सफर पेन। वो बहुत, उनके हाथ पैरों में बहुत क्षति होती है और वह बहुत दर्द महसूस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वुड दे रिकवर, तो ऑफ कोर्स दे विल रिकवर एंड रीगेन देयर पीस एंड हेल्थ। इसी तरह से आएगा व्हाट शुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू? जो लोग सॉल्ट गैदर कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो आंसर विल बी दे शुड लुक एट देयर हर्ट हैंड्स एंड फीट एंड वॉट एवर। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि उनको अपने उन शरीर के अंगों पर ध्यान देना चाहिए जो नमक ने हर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि एक वर्ड बताइए दोज हु कैच फिश, तो आप कहेंगे फिशरमैन। लार्ज फिश, तो लार्ज फिश होती है वेल। इससे अलावा जो कलेक्टिंग है, तो कलेक्टिंग का सेम मीनिंग होता है गैदर सॉल्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। तो आप देख रहे हैं कि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो चारों लाइन्स हैं, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है आपका एनजैममेंट। एनजैममेंट क्यों है? एनजैममेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरा स्टैंजा एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है। देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क इन बिटवीन, कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो पंक्चुएशन मार्क ना होने पर इस स्टैंजा के अंदर जो पोएटिक डिवाइस होगी वह होगी एनजैममेंट। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले स्टैंजा के साथ मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और इन सब लेक्चर्स को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमारी मोटिवेशन है। प्लीज़ इस मोटिवेशन को जारी रखिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। Now see you soon. Thanks for being with us. Thanks a lot.